जैसा कि आप जानते हैं हम ल्यूसेंट की बुक से बायोलॉजी को बाइलिंगुअल तरीके से कवर कर रहे हैं या इसके बाद आप ल्यूसेंट की बुक को रटना बिल्कुल छोड़ देंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉट 247 को शेयर कीजिएगा। हमने इसके पहले एक दिन बायोलॉजी का कवर किया है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया। आज हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवधारियों का वर्गीकरण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि क्या इस सीरीज में केवल हम ल्यूसेंट के ही कंटेंट को कवर करेंगे या फिर ल्यूसेंट में जो कंटेंट मिसिंग है उसे भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल ल्यूसेंट में जो कंटेंट मिसिंग है उसे भी हम लोग यहाँ पर साथ के साथ कवर करेंगे, जिससे कि हमसे कुछ भी नहीं छूटेगा और यकीन मानिए आप स्टेट पीसीएस तक के एग्जाम को इस सीरीज से कवर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि हमने इसके पहले क्या देखा था। देखिए, इसके पहले इंट्रोडक्शन में मैंने बायोलॉजी के सिलेबस पर चर्चा की थी और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, बायोलॉजी क्या होता है, बॉटनी जूलॉजी क्या है, बायोलॉजी के फादर कौन है, बॉटनी के फादर कौन है, जूलॉजी के फादर कौन है, उनके द्वारा लिखी गई बुक्स और कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेज पर हमने चर्चा की थी जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनता है। तो चलिए आज के क्लास को हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बाद के सेक्शन यानी कि व्हाट इज लिविंग, यानी कि जीवन क्या है, जीवन क्या है, सजीव क्या है। अगर इसके बारे में चर्चा करें, थोड़ी सी यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा दिया गया है, तो चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि सजीव क्या होता है, जीवन क्या है। तो अगर बात करें कि एग्जैक्ट डेफिनेशन, लिविंग का एग्जैक्ट डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल है। याद रखिएगा, लिविंग का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्ट डेफिनेशन, एग्जैक्ट मतलब एक प्रॉपर तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है। फिर भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ ऐसे उनके लक्षण के आधार पर हम इसे पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मोस्टली यूजेज सोलर एनर्जी। देखिए, जितने भी क्या बोलते हैं कि जीवित प्राणी हैं, जितने भी जीवित जीव हैं उनमें से ज़्यादातर सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं अपने डेली लाइफ में। जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी जीवित जीव हैं अपने डेली लाइफ में सौर ऊर्जा का प्रयोग करते ही करते हैं, उनमें से ज़्यादातर। याद रखिएगा, यहाँ पर इस टर्म को भी नोटिस कीजिएगा, मोस्टली यहाँ पर कहा गया है ज़्यादातर जीव, यहाँ की इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके द्वारा हम जीवित जीव और निर्जीव जीव को अलग अलग कर सकते हैं उनके आधार पर, जैसे कि यहां पर दिया गया है। सबसे पहला लक्षण है ग्रोथ करने का। याद रखिएगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीवित प्राणी है, जो भी जीवित जीव है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव से लेकर ब्लू व्हेल तक, जो भी चाहे आपका प्लांट या फिर एनिमल हो, हर एक जीवित प्राणी, हर एक जीवित जीव ग्रोथ करता है, डेवलप, वृद्धि करती है। याद रखिएगा, वृद्धि करता है, ग्रोथ होता है उसमें। तो ग्रोथ होता है इसका मतलब कि याद रखिएगा, हर एक प्राणी, हर एक प्राणी, चाहे वह प्लांट हो चाहे वह एनिमल हो, हर एक प्राणी एक छोटे से पार्टिकल, एक छोटे से यूनिट से मिलकर के बना होता है। छोटे से यूनिट से मिल करके क्या होता है, बना होता है, जिसका नाम होता है सेल। याद रखिएगा, हम आगे चल के सेल को पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ सेल हमने देखा था साइटोलॉजी के अंतर्गत, हम सेल को आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन यहां पर सिर्फ आप इतना समझिए कि जो हमारा शरीर है या फिर किसी भी जीवित प्राणी का जो स्ट्रक्चर होता है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर, कोशिका से मिलकर के बना होता है। और अगर सेल में डिवीजन ना हो, अगर सेल में कोशिका विभाजन ना हो, तो याद रखिएगा ग्रोथ संभव नहीं है। तो अगर आपका ग्रोथ हो रहा है, अगर आपका डेवलपमेंट हो रहा है, तो याद रखिएगा सेल डिवीजन ही उसका सबसे बड़ा कारण है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो बच्चे होते हैं, नवजात शिशु बहुत छोटे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें ग्रोथ होता है, सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन होते 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 वे वयस्क होते हैं, नौजवान होते हैं, भरकर जवानी में आते हैं और बुढ़ापे में चले जाते हैं। तो ये सेल डिवीजन के कारण ग्रोथ होता है, चाहे वो कोई भी हो, प्राणी, एनिमल हो या फिर प्लांट हो, उसमें ग्रोथ होगा। सेल है तो सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन है तो ग्रोथ होगा। और याद रखिएगा, और लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं। अगला जो लक्षण है रिप्रोडक्शन का, यानी कि प्रजनन करने का। क्या प्रजनन करने का? अगर जीवित प्राणी है, अगर जीवित जीव है, सजीव है, तो याद रखिएगा वो अपने ही जैसे बच्चे पैदा करते हैं। और बच्चे पैदा करना अपने जैसे, सेम अपने
काइंड का बच्चे पैदा करना क्या कहलाता है? प्रजनन करना कहलाता है। मुर्गी को जन्म, मुर्गी जो मुर्गा का प्रजाति है वो मुर्गे को जन्म देता है। जो इंसान है, इंसान को जन्म देता है बंदर, बंदर को जन्म देता है शेर, शेर को जन्म देता है। तो ये रिप्रोडक्शन करने का जो फितूर है, रिप्रोडक्शन करने का जो ये मतलब जो प्रॉपर्टी है, ये किसके पास है भाई? लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास। जो निर्जीव है वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, जो नॉन लिविंग है वो रिप्रोडक्शन करेगा। क्या लैपटॉप आप घर में लेकर के आएंगे तो दूसरा लैपटॉप अपने जैसा ये बना लेगा क्या? ऐसा होता तब तो बहुत मजा आ जाता है ना। तो ये नॉन लिविंग और लिविंग में आप इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म का, जिसे अंग्रेजों की भाषा में मेटाबॉलिज्म और अपने हिंदुस्तानी भाषा में चयापचय कहा जाता है। तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर एक जीवित जीव के शरीर के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे कि हम भोजन को लेते हैं, अगर आपको एनर्जी चाहिए, अगर आप डेली लाइफ में काम करना चाहते हैं तो आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो आप भोजन लेते हैं, भोजन लेते हैं, वो भोजन एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होता है? हम रेस्पिरेशन लेते हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन और जो भोजन होता है वो सब में आपस में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये सब हम आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, तो ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये जो केमिकल रिएक्शंस होता है हर एक जीवित प्राणी के अंतर्गत, वो मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म करता ही करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। चौथा है रेस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई यानी कि अगर किसी भी टाइप का उत्तेजना अचानक से, अगर आप चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई आए और पीछे से चींटी काट ले तो क्या करा? अरे बाप रे, ये क्या हुआ? तो ये जो है आपका रेस्पॉन्स करने का जो आपका प्रॉपर्टी है, ये आपको निर्जीव से सजीव को निर्जीव से अलग करता है। अगर किसी हम निर्जीव वस्तु को उठा के पटक दे तो क्या ये रोएगा या फिर क्या उठ के हमें मारेगा? नहीं मारेगा, मतलब कि इसके पास रेस्पॉन्सिव कैपेसिटी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान को जाकर एक झापड़ दे दिए जिसका रेस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा है, तो उधर से आपको 3-4 झापड़ सपाड़ मिल जाएगा। तो ये रेस्पॉन्स के जो है सजीव के पास होता है। या फिर अगर आपको पता नहीं है और अचानक से कहीं आप जा रहे हैं और अचानक से आपको क्या है, थोड़ा सा आग का चिंगारी आपके हाथ में लग गया, तो आप क्या करें? अरे बाप रे, ये क्या हुआ? तो ये जो रेस्पॉन्स करने का कैपेसिटी है ये सजीव के पास होता है। उसी तरह से यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए, जैसे कि प्लांट में भी रेस्पॉन्स कैपेसिटी है। जैसे कि अगर छुई मुई के पौधे को आप जाकर के पौधे की पत्ते को, छुई मुई की पौधे के पत्ते को अगर आप छूते हैं तो छूने से ही क्या होता है, वो एकदम शर्मा करके सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने का ये जो कैपेसिटी है इसे ही रेस्पॉन्स इसे कहते हैं। और इसका मतलब है कि ये भी सजीव है। तो सजीव या फिर जो जीवित ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित जीव है, उसका रेस्पॉन्स करने का प्रॉपर्टी सजीव को निर्जीव से अलग करता है। ठीक है, सजीव को निर्जीव से अलग करता है। और ये जो छुई मुई का पौधा जब जैसे ही आप टच करेंगे तो इसका शर्माने का जो प्रॉपर्टी है, या फिर ये जो बंद हो जाता है पत्ती आपस में, तो इस मूवमेंट को याद रखिएगा, कहा जाता है सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट। सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट। और एक साइंटिस्ट था, याद रख लीजिएगा, जिसका नाम था मिलर, और मिलर साहब ने कहा था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो रसायन संश्लेषण से, केमिकल सिंथेसिस के द्वारा, केमोसिंथेसिस के द्वारा। और ऐसा प्रूव जो है साइंटिस्ट ने कर दिया है, ऐसा कहा था मिलर साहब ने। ठीक है, तो ये लिविंग के बारे में थोड़ा सा बात किया गया है, तो हम लोगों ने किया। अब हम देखते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों का वर्गीकरण। क्या? जीवधारियों का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, जो क्लासिफिकेशन है वो कितना इंपॉर्टेंस है, इस बात से हम लोग भली भांति परिचित हैं, और अपने डेली लाइफ में क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या करते हैं, अपने डेली लाइफ में प्रयोग में भी लाते हैं कि नहीं? अगर क्लासिफिकेशन, अगर वर्गीकृत, अगर कैटेगराइज किया हुआ चीज अगर आपको मिल जाता है तो आपकी लाइफ आसान हो जाती है। और अगर आपका लाइफ किसी चीज से आसान होता है तो हम उसको एडॉप्ट करते हैं, हम उसको अपनाते हैं, और अपनाए भी क्यों ना, क्योंकि हम लोग हर समय चाहते हैं अपने लाइफ को आसान बनाना। और अगर आप क्लासिफिकेशन जानते हैं, अगर आप कैटेगराइजेशन जानते हैं, अगर आप कैटेगरी में बांटना जानते हैं, तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। आपका जो समय जाता है, आपका समय समय जो है किसी भी चीज को लेकर के समय बचेगा, आपका पैसा बचेगा, सब कुछ यहां पर बचेगा, और सहूलियत सुविधा जो है वो अलग। तो क्लासिफिकेशन तो डेली लाइफ में भी हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ सकते हैं कि अगर आप किसी मार्केट से अनजान हैं
और आपको पता ही नहीं है कि इस मार्केट में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। आपको अलग अलग ब्रांड के कपड़े चाहिए, ठीक है, आपको क्या बोलते हैं कि केल्विन एंड क्लेन के चाहिए, आपको किलर के चाहिए, आपको क्या बोलते हैं कि पीटर इंग्लैंड का कपड़ा चाहिए, आपको बार्सिलोना का चाहिए, डेनिम का चाहिए। तो फिर आप अगर किसी एक ऐसे नहीं जानते हैं तो आप किसी एक ऐसे दुकान में चले गए जिसमें सारे ब्रांड हैं, तो आपको क्या होगा, उस मार्केट में अगर आपको पता ही नहीं किसमें क्या है, कैटेगराइज किया हुआ नहीं है, कुछ एक प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो आप क्या होगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा खोजते खोजते, ठीक है। हर एक दुकान में आप जा करके खोजेंगे तो आपका टाइम भी जाएगा, आपका टाइम जाएगा, एनर्जी जाएगा, पैसा जाएगा, सब कुछ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वहां उस मार्केट में जो है आप देखेंगे लिवाइस का अलग आउटलेट है, अगर आप देखेंगे डेनिम का अलग आउटलेट है, पीटर इंग्लैंड का अलग आउटलेट है, यहां पर अगर क्लासिफाई किया रहेगा तो अगर आपको जो भी कपड़ा चाहिए उसी आउटलेट पर आप जाएंगे, वो कपड़ा ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, वहां पर क्लासिफाई किया गया है कि नहीं, वहां पर कैटेगराइज करके रखा गया है, आपको जो चाहिए उस दुकान पर जाइए, आपको पता चल गया कि इस दुकान में हम जाएंगे तो हमको पीटर इंग्लैंड का ही कपड़ा, शर्ट, जींस जो है ये मिल जाएगा। तो इससे पता चलता है क्लासिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। उसी प्रकार से यहां पर कुछ यहां लिखा गया है, चलिए देखते हैं पढ़कर। देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, कहता है इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर मिलियंस ऑफ, मतलब मिलियन मतलब कि इन्फिनिटिव ऑर्गेनिज्म है, अनंत ऑर्गेनिज्म है जिसको कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और एक एक करके हर एक ऑर्गेनिज्म को, उसके प्रॉपर्टी को, उसके चलने के, वो कैसे खान पान, उसका खान पान कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वो मूवमेंट करता है या नहीं करता है, ठीक है, वो किस प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इन सबको अगर एक एक करके अगर अलग अलग जीवों पर हम पढ़ने की कोशिश करें, अगर स्टडी करने का कोशिश करें इंडिविजुअली सबको, तो याद रखिएगा आपका पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। 20 बार भी आप जन्म ले लेंगे, लेकिन आप अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग जा करके आप उसको स्टडी नहीं कर सकते। इसीलिए जो जीवधारियों को उसके सेल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर, उसके कॉम्प्लेक्सिटीज के आधार पर, उसके रेस्पिरेशन करने के अंदाज के आधार पर, जो अलग अलग जो भी बेसिस हो सकता है, तो क्लासिफाई हम करते हैं ऑर्गेनिज्म को। और इससे क्या होता है, हम ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को बांट देते हैं, और किसी एक ग्रुप को अगर हम पढ़ लेते हैं तो उस ग्रुप में आने वाले सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में हम समझ जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन का ये इंपॉर्टेंस है, और जिससे हमारा टाइम बचता है, जिससे हमारी लाइफ आसान हो जाती है। और इस चीज को साइंटिस्ट ने समझा, इस चीज को विद्वानों ने समझा, और क्या किया, धीरे धीरे जीवों को वर्गीकृत करने का शुरुआत किया, वर्गीकृत करने का काम किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो जीवधारियों के वर्गीकरण करने का सबसे पहला प्रयास, सबसे पहला कोशिश जो है किनके द्वारा किया गया है। तो आप फटाक से कह देंगे कैरोलस लीनियस साहब, तो बिल्कुल गलत है। कैरोलस लीनियस साहब से पहले भी आपको मैंने कल ही बताया था, इसके पहले ही, कि जो बायोलॉजी के फादर यानी कि जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे अरस्तु साहब को कहा जाता है। किसे? अरस्तु साहब को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, और जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु साहब को ही कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी। तो इन्होंने क्या किया कि फादर मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि बाप पापा है, उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है, इस कारण से इनको इज्जत दे दिया जाता है कि हाँ इसका जनक है, चीज में इन्होंने बहुत काम किया है। तो देखिए अरस्तु जी ने क्या किया था, लगभग 4500 प्लांट्स पर इन्होंने नहीं, लगभग 500 प्लस एनिमल्स पर इन्होंने स्टडी किया, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका लक्षण को देखा, फिर और भी बहुत सारी चीज इन्होंने किया, और उसके आधार पर इन्होंने जो है वर्गीकृत करने का प्रयास किया प्लांट्स को और एनिमल्स को। तो इन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया, इसके आधार पर वर्गीकृत कर दिया जीवधारियों को दो वर्गों में, दो कैटेगरीज में, एक तो प्लांट और दूसरा एनिमल। इन्होंने कहा कि इस दुनिया में दो ही किंगडम है, दो ही जाति है, या तो प्लांट है या तो एनिमल है, या तो प्लांट है या तो एनिमल है, या तो पादप है या जंतु है। तो ऐसा इन्होंने कह दिया। अच्छा, क्लासिफिकेशन करने का जैसा कि हमारा भी कुछ ना कुछ आधार होता है ना, हम किसी को अगर क्लासिफाई करते हैं तो वो गोरा है, काला है, वो अमीर है, वो गरीब है, वो हमारा जिगरी दोस्त है, वो हमारा दूर का दोस्त है, वो हमारा मामा है, चाचा, इस प्रकार से हम रिश्तेदार के आधार
पर, उसके रंग रूप के आधार पर, उसके इंटेलेक्चुअलिटी के आधार पर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हर एक जीवधारियों को, हर एक जीवित जीव को वर्गीकृत करने का कुछ ना कुछ साइंटिस्ट का आधार रहा होगा। तो याद रखिएगा अरस्तु साहब का, याद रखिए, ठीक है, कि आधार क्या था क्लासिफिकेशन करने का, तो उसका उनका आधार था गति। क्या था? गति, लोकोमोशन, मतलब कि जो गति करेगा, जो गति करेगा, जो चलेगा वो होगा एनिमल, और जो नहीं चलेगा वो होगा प्लांट। ऐसा बोला था किन्होंने? अरस्तु साहब ने। और इनका जो ये क्लासिफिकेशन था लोगों को समझ में नहीं आया। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि गति मतलब कि गति नहीं करते, ठीक है, और गति तो करते ही नहीं है प्लांट। उसमें सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो खाना पीना कैसे खाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा या नहीं करेगा, इन सब का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं था। इस कारण से इनका क्लासिफिकेशन उतना जो है मतलब फेमस नहीं हुआ, इस और ये रद्द हो गया, ठीक है, लोगों की नज़र में ये रद्द हो गया। तो फिर क्या हुआ कि और क्लासिफिकेशन करने का तो ज़रूरत है ही, हम तो पढ़ना ही है, हमें अध्ययन करना ही है, हमें स्टडी करना ही है। तो सबसे याद रखिएगा, सबसे पहला सफल प्रयास, सबसे इफेक्टिव प्रयास जीवों को वर्गीकृत करने का, सबसे सफल, सबसे पहला जो सफल प्रयास कह सकते हैं जीवों को वर्गीकृत करने का, किनके द्वारा किया गया? तो कार्ल लिनियस या फिर कैरोलस लिनियस आप कह सकते हैं। कैरोलस लिनियस साहब के द्वारा 1758 ईस्वी में, 1758 में कार्ल लिनियस के द्वारा जीवधारियों को वर्गीकृत किया गया दो किंगडम में, और जिनका नाम इन्होंने दिया दो जगत वर्गीकरण, यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन। कैरोलस लिनियस के द्वारा लाया गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन 1758 में, और सबसे सफल प्रयास, बहुत इफेक्टिव प्रयास। इस कारण से कैरोलस लिनियस साहब को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, यानी कि वर्गीकी का पिता, वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा कैरोलस लिनियस वर्गीकी का जनक, वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। 1758 में इनके द्वारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन लाया गया, जिसमें इन्होंने जीवधारियों को दो किंगडम में बांटा, प्लांटे और एनिमिलिया। अब यहां पर आप कहेंगे कि अरस्तु साहब ने भी तो प्लांट और एनिमल में बांटा था, तो फिर ये क्या अलग कर दिए? तो इन्होंने क्या अलग किया था इसको भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि बात तो करना ही है, ठीक है। देखिए, इनका भी कुछ आधार होगा, इनका भी कुछ बेसिस होगा जिसके आधार पर इन्होंने किंगडम को बांटा। तो देखिए, सबसे पहला आधार इनका भी था गति। क्या? सबसे पहला आधार इनका भी था गति, यानी कि मोशन। क्या? मोशन, कि जो मोशन में रहेगा, जो गति करेगा वो होगा भाई आपका एनिमल, और जो गति नहीं करेगा वो होगा आपका प्लांट, ठीक है। तो इन्होंने भी ये चेप डाला, यही वाला लाइन। लोगों को कहा कि अरे भाई ये तो क्या बोलते हैं कि अरस्तु साहब ने भी बताया है, आप क्या कुछ नया बता रहे हैं? तो बोला रुकिए, हम आपको कुछ नया बता रहे हैं। हम आपको ये बताएंगे कि एक और आधार बताएंगे कि इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करेंगे। क्या? मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, कि इनका खान पान, इनका जो ये अपना भोजन कैसे करते हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हैं या फिर खुद से ये अपना भोजन बनाते, किसी और पर निर्भर नहीं है। तो अगर ये अपना भोजन के लिए, ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, यानी कि विषमपोषी अगर ये होते हैं, याद रखिएगा विषमपोषी यानी कि सेप्रोफाइट्स अगर हैं, तो उसे हम रखेंगे किसमें? एनिमिलिया ग्रुप में। और अगर स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रोप्स हैं, तो उन्हें हम रखेंगे किसमें? उन्हें रखेंगे प्लांट किंगडम में। उन्हें किसमें रखेंगे? प्लांट किंगडम में हम रखने वाले हैं। तो फिर ऐसा जब इन्होंने कहा, तो फिर जो खाना बनाएगा खुद से तो वो होगा प्लांट किंगडम में, और जो खाना बनाएगा मतलब खाना अपने खाने के लिए, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होगा, तो वो एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम में तो लोगों ने बोला अच्छा ठीक बात है, क्योंकि इन्होंने देखा कि जितने भी एनिमल्स है, चाहे वो शेर हो, लोमड़ी हो, चीता हो, चाहे हम लोग हो, अपने खाने के लिए किसी ना किसी तरीके से दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो ये ठीक बात है, ठीक है, आपने ऐसा बताया। और कुछ है क्या आपके पास? तो इन्होंने कहा जी हाँ, और है। आप जानते होंगे कि हर एक जीवित प्राणी किससे मिलकर के बना होता है? एक छोटे से यूनिट सेल से मिलकर के बना होता है, सेल से मिलकर के बना होता है। और सेल का डिटेल स्ट्रक्चर, डिटेल्ड स्टडी जो है हम अगले क्लास में करने वाले हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, और कोशिका से मिलकर के बना होता है। बोला ठीक बात है, ऐसा तो बिल्कुल है सेल से। लेकिन सेल जो है, सेल का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है, सेल के अंदर भी सेल अंगक होते हैं, कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनिलीज होते हैं। और उन ऑर्गेनिलीज को, सेल ऑर्गेनिलीज को जो है ढक करके रखने का, सेल को शेप देने का काम सेल वॉल करता है। क्या करता है? सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति करता है।
ठीक है। और कोशिका भित्ति के जस्ट एकदम बगल में नीचे में होता है एक सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। तो इन्होंने कहा कि जिसके पास सेल वॉल होगा, जिस कोशिका जिसके पास सेल वॉल होगा उसे हम रखेंगे प्लांट कैटेगरी में, और जिसके पास सेल वॉल नहीं होगा उसे हम रखेंगे एनिमल कैटेगरी में, प्लांट क्या बोलते हैं, पादप जगत में, क्या बोलते हैं, जंतु जगत में रखेंगे। ठीक है। तो ये तीन आधार इन्होंने बता दिया। ठीक है। सेल के बारे में बस इतना ही इन्होंने बताया कि सेल वॉल होगा तो प्लांट, सेल वॉल नहीं होगा तो एनिमल। ठीक है। तो ऐसा इन्होंने सेल के बारे में केवल इतना ही बताया। लेकिन देखिए, सेल जो होता है आप लोगों को अभी थोड़ा सा मोटा मोटी आइडिया यहां से हम दे देते हैं। वैसे अगले क्लास में पूरा डिटेल में सेल स्ट्रक्चर को देखेंगे, सेल ऑर्गेनेलिज को देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेल्स देखेंगे, उसके डिफरेंशिएशन को देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसको समझिएगा कि सेल जो होता है दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के सेल होते हैं। देखिए, सेल कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। आप भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी यहां से सुनिएगा कि सेल जो होता है दो प्रकार का, एक होता है यूकैरियोटिक सेल और एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। क्या होता है? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। देखिए, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव टाइप का, प्रिमिटिव का मतलब प्राचीन तरीके का। अब देखिए क्या होता है, अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इसके पास ये बच्चा कोशिका है। कैसा? बच्चा, एकदम शुरुआत वाला। अब जब कोई शुरुआत वाला होगा तो उतना तो डेवलप होगा नहीं। कॉलेज जाते हो तभी तो नॉलेज होता है, मतलब कि धीरे धीरे जब जाओगे तभी तो डेवलप करोगे, तभी विकास होगा। और एकदम भरकर जवानी में जब पहुंच जाते हो तो तुम्हारे पास सब कुछ आ जाता है, हर तरह का नॉलेज आ जाता है, एकदम भरा पूरा, एकदम लबालब भरे होते हो, तो तुम हो जाते हो एकदम सच्चा पुरुष, एकदम सच्चा पुरुष हो जाते हो। तो वो हो जाता है यूकैरियोटिक। तो याद रखिएगा, यू का मतलब होता है ट्रू। यू एक मतलब कह सकते हैं कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रू, और ट्रू का मतलब सच्चा। और एक एकदम पूरा सच्चा कोशिका, यानी कि पूरी तरह से हर एक ऑर्गेनेलिज, हर एक इसमें ये पूरा तरह से क्या है, एकदम वयस्क सेल है, वयस्क सेल है, एकदम सच्चा कोशिका है, जिसके पास हर एक सेल ऑर्गेनेलिज, हर एक सेल का एक एक पार्ट, एक एक अंग यूकैरियोटिक सेल के पास होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक बच्चा कोशिका है, इसके पास कुछ कुछ थोड़ा मोड़ा दे दिया जाता है। इसके पास ना इसका सेल मेम्ब्रेन होता है, ना बस इसका ये समझिए प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ठीक है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल में जो है न्यूक्लियस होता है, और एकदम पूरा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, कोई मेम्ब्रेन का नाम नहीं, इसमें जो है आपका गोल्जी बॉडीज भी नहीं होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। आगे हम देखेंगे सब कुछ, लेकिन ये समझिए कि बच्चा कोशिका और ये एकदम पूरा भरकर जवानी में एकदम यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। तो दो तरह के सेल होते हैं, तो दो तरह के सेल हैं। तो आपने तो ये बताया ही नहीं कि प्रोकैरियोटिक टाइप्स का सेल किसके पास होगा, यूकैरियोटिक टाइप का किसके पास होगा। उसके बाद देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर होता है, यानी कि एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय। और जो यूकैरियोटिक होता है वो एक कोशिकीय भी होता है और बहुकोशिकीय, यानी कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों होता है। तो ये सब का डिटेल आपने कुछ नहीं दिया। ठीक है। कैरोलस लीनियस साहब, आपने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो आपका जो ये क्लासिफिकेशन है ये हम कैसे माने। ठीक है। तो इनकी कुछ कमियों पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम जो है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में बांट करके जीवधारियों को पढ़ लेते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। बोला ठीक बात है। अब इन्होंने क्या कहा कि प्लांट किंगडम में ही प्रकाश संश्लेषण करने वाले और प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले दोनों प्रजातियों को, दोनों जातियों को प्लांट किंगडम में ही रख दिया। लोगों के समझ से परे, तो कहा हमको समझ में ही नहीं आएगा तो हम आपका क्लासिफिकेशन ही नहीं मानेंगे, तो ये आपकी कमी है। तो चलिए, ये तो हो गया। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि जो फंजाई है, जो कवक जिसे कहते हैं हम लोग, कवक जो मशरूम वगैरह आप खाते हैं ना, वो तो कवक ही होता है। आप ब्रेड पर भी देखते होंगे कि हरा हरा कलर का जो है फफूंद जिसे कहा जाता है वो लग जाता है, तो कवक ही है। ठीक है। तो जो फंजाई होता है, ये फंजाई जो है ये हेट्रोट्रॉफ है, यानी कि विषमपोषी है, अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो फिर आपने इसे कैसे प्लांट में रख दिया, जरा बताइएगा। तो इन्होंने ये मुंह पर चुप्पी डाल लिए कि ना ना ना, हम नहीं बता पाएंगे। अब देखिए क्या होता है कि फंजाई के पास क्लोरोफिल भी नहीं होता, और जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएगा, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो आपने इसे कैसे प्लांट में रख दिया भाई साहब। तो ये भी इन्होंने नहीं बता, ये नहीं बता पाए। तो फिर इनका क्लासिफिकेशन धीरे धीरे वीक पड़ने लगा, और इनकी ये सब कमियां हैं। आगे देखिए क्या होता है। देखिए, कुछ ऐसे प्रजाति होते हैं, कुछ ऐसे जाति होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि प्लांट और
एनिमल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के चलते हैं, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को समेट लेते हैं, तो फिर उनको हम कैसे किधर रखेंगे भाई, आपने तो बताया ही नहीं इन सब के बारे में। तो उदाहरण के लिए जैसे कि स्पंज है, यूग्लिना है, तो ये सब क्या होता है, दोनों कैटेगरी में दोनों कैटेगरी को सेटिस्फाई करता है, तो इसको कहाँ रखा जाए, तो इसके बारे में कुछ नहीं बता पाए। अब देखिए क्या होता है कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर दोनों होता है। तो केवल आपने प्लांट और एनिमल के बारे में बता दिया, मल्टी सेल्यूलर वगैरह के बारे में बता दिया, लेकिन यूकैरियोटिक सेल कहाँ गया भाई, सेल के बारे में सेल वॉल होता है, सेल वॉल नहीं होता है, बस आपने यही बता दिया। लेकिन यूकैरियोटिक सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं, प्रोकैरियोट्स के बारे में, यूनिसेल्यूलर सेल्स के बारे में, बैक्टीरिया वगैरह के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं। बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों के बारे में आपने कुछ नहीं बताया, उनको हम कहाँ रखेंगे, केवल प्लांट और एनिमल को रख दें, तो ये सब इनकी कमियां थी, याद रहेगा। देखिए पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स हैज बीन टोटली इग्नोर्ड। प्रोकैरियोट्स की स्थिति पूरी तरह से इनके क्लासिफिकेशन में इनको नजरअंदाज कर दिया गया। प्रोकैरियोट्स जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, इनको इन्होंने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, ठीक है। मेनी ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरियाज एंड लाइकेंस डिड नॉट फिट इनटू आइदर ऑफ कैटेगरीज, ठीक है। उसके बाद देखिए वायरस वगैरह के बारे में कुछ नहीं इन्होंने बताया, ठीक है, कि ये जीवित होते हैं या नॉन लिविंग है या लिविंग है, कुछ नहीं बताया, ठीक है। अब देखिए जो इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बीच में, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म के बीच में इनका जो क्लासिफिकेशन है किसी भी तरह का डिस्टिंग्विश इन्होंने नहीं किया, बस प्लांट और एनिमल। तो फिर फोटोसिंथेटिक जो अगर प्लांट में ही आपने प्रकाश संश्लेषण करने वालों को, नॉन प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वालों को भी रख दिया, ठीक है। ये आपने केवल मल्टीसेल्युलर बताया, यूनिसेल्युलर कहाँ गया, आपने केवल प्रोकैरियोट्स बताया, यूकैरियोट्स बताया, प्रोकैरियोट्स कहाँ गया, तो ये सब इनका कुछ कमियां थी। आगे देखिए किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि सूक्ष्म जीवों का चर्चा नहीं था। अब देखिए एक बुक के बारे में पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, याद रख लीजिएगा, एक बुक का नाम है जेनेरा प्लानेटेरियम, जेनेरा प्लानेटेरियम, इसको लिखा गया है बेंथेम और हुकर के द्वारा, बेंथेम और हुकर के द्वारा, तो ये याद रख लीजिएगा। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन 1758 में कैरोलस लीनियस साहब के द्वारा लाया गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिन्हें फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा। अब अगला एक देखिए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है। अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के कमियों को देखते हुए अर्नस्ट हैकल नाम करके एक साइंटिस्ट थे, जिनके द्वारा अर्नस्ट हैकल ने 1894, देखिए यहाँ पर 1860 लिखा गया है, बहुत सारे बुक में 1860 रहेगा, लेकिन एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे, 9th की एनसीईआरटी वाले बुक में देखेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा रहेगा 1894 ईस्वी की बात है। अर्नस्ट हैकल नाम के साइंटिस्ट ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज, मतलब हमारे सामने ये लेकर के आए, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, बस इतना ही आपको याद रखना है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा, अर्नस्ट हैकल साहब के द्वारा, कब 1894 में, कब 1894 में, क्योंकि एनसीईआरटी को ही हम मान करके चलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हैकल ने जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, तो एनिमिलिया और प्लांटे तो था ही, बस इन्होंने क्या कहा, एक और सा सेल के आधार पर, सेल स्ट्रक्चर के आधार पर, कि जो प्रोटिस्ट होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं और यूनिसेल्युलर होते हैं। तो यूनिसेल्युलर का जिक्र नहीं था किसमें, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, लेकिन प्रोटिस्ट के बारे में इन्होंने कहा कि देखिए यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक सेल वाले और यूनिसेल्युलर सेल वाले प्रोटिस्ट के बारे में इन्होंने जिक्र कर दिया थोड़ा सा। तो इनका तीसरा किंगडम के बारे में इन्होंने बात किया, वो प्रोटिस्टा के बारे में किया, किसके बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में। फिर भी इनका क्लासिफिकेशन उतना अप टू द मार्क नहीं रहा, लोगों को उतना पसंद नहीं आया, ये भी बहुत कुछ समझाने में असफल रहे। तो आपको बस इतना याद रखना है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन 1894, अर्नस्ट हैकल, तीन किंगडम था, एनिमिलिया, प्लांटे और प्रोटिस्टा, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब सबसे जो फेमस है, या फिर यूं कहें कि सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को जो लाया गया किनके द्वारा, आर.एच. विटेकर के द्वारा, आर.एच. विटेकर के द्वारा लाया गया, कब, 1959। देखिए बहुत सारे बुक में आपको दिखा रहेगा 1969, और बहुत सारे बुक और इंटरनेट वगैरह पर भी 1969 दिखा रहेगा, तो वहीं से यहाँ पर लिया गया है। लेकिन हाँ,
एनसीईआरटी मैंने एनसीईआरटी को देखा तो एनसीईआरटी में 1959 दिया गया। 9th के एनसीईआरटी को आप देखिएगा, आर.एच. विटेकर के द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लाया गया 1959 में। ठीक है, याद रहेगा, आर.एच. विटेकर के द्वारा, रॉबर्ट विटेकर के द्वारा 5 किंगडम 5 जगत वर्गीकरण 1959 में 59 में लाया गया। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के द्वारा या साइंटिस्ट के द्वारा, विद्वानों के द्वारा अलग अलग जीवधारियों का वर्गीकरण समय समय पर किया गया, तो उनका वर्गीकरण लोगों को समझ में नहीं आया, या फिर बैक्टीरिया के बारे में, फंजाई के बारे में, यूनिसेल्युलर के बारे में, यूकैरियोट्स को किस तरह से, प्रोकैरियोट्स का डिवीजन उनको बहुत अच्छे से नहीं समझा पाए। इसको ध्यान में देखते हुए जो आर.एच. विटेकर साहब ने जो इनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण आया, तो इनमें इस वर्गीकरण में इन्होंने इन सब चीजों का ध्यान रखा। इनका क्या क्या आधार था क्लासिफिकेशन का, इसको भी आपको समझना चाहिए। देखिए, हमने तो देख लिया कि सेल क्या होता है, ठीक है, सेल क्या होता है ये तो हम लोग जानते ही हैं। सेल क्या है, कोशिका क्या है, कोशिका एक एक छोटे छोटे कोशिका से मिलकर हमारा पूरा बॉडी बना है। सेल दो तरह के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में अगर ये मोटा मोटी तौर पर कहें तो सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और सारे ऑर्गेनिल सेल के सारे कोशिकांग जो होते हैं, कोशिका के सारे अंगक सारे विद्यमान होते हैं यूकैरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट में सारे अंगक विद्यमान नहीं होते हैं। ठीक है, ये सब भी हम लोग देख लिए। उसके बाद सेल वॉल होता है, सेल क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन होता है, ये सब होता है, ये हम लोग सेल वाले पूरे तरह से इसको देखेंगे। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है यूनिसेल्युलर होता है, मतलब एक कोशिकीय होता है, एक कोशिका होता है मात्र। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय भी हो सकता है। तो जितने भी एनिमल्स, जितने भी प्लांट जो हम लोग हैं, क्या एक कोशिका से बने हैं क्या? नहीं, हम लोग मल्टी सेल्युलर हैं, हम लोग लाखों करोड़ों सेल से मिलकर के बने हैं, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे कोई भी, तो लाखों करोड़ों सेल से बने हैं, बहुकोशिकीय हैं। तो इन सब का जिक्र इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में किया। तो देखिए क्या क्या इनके क्लासिफिकेशन का आधार था। तो एक तो था क्या, सेल का स्ट्रक्चर के आधार पर, सेल का स्ट्रक्चर, या यूं कहें कि सेल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर इन्होंने कहा कि देखिए, हो सकता है कि कोई जीव प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो। ठीक है, यूकैरियोटिक हो तो इसके आधार पर। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनिज्म के आधार पर कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन उसका कैसा है, हो सकता है कि वो यूनिसेल्युलर हो या फिर वो मल्टी सेल्युलर हो। ठीक है, इसके आधार पर इन्होंने कहा। याद रखिएगा, इनका जो क्लासिफिकेशन का आधार था, एक तो सेल के स्ट्रक्चर के आधार पर कि या तो वो प्रोकैरियोटिक होगा या फिर यूकैरियोटिक होगा, समझ गए, या तो प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक होगा, या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर कि उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, या तो यूनिसेल्युलर होगा या मल्टी सेल्युलर होगा। और तीसरा जो इनका था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या तो ऑटोट्रॉप्स होंगे यानी कि स्वपोषी होंगे, और या तो सेप्रोफिटिक होंगे यानी कि विषमपोषी होगा। विषमपोषी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि पैरासिटिक होता है। फिर उसके बाद जब हम लोग देखेंगे कि जो मृतोपजीवी होते हैं, लोगों पर मृतोपजीवी या साहचर्य तरीके से, तो अलग अलग तरीके से वहाँ पर विषमपोषी होता है। तो या तो अपने से खाना बनाएगा, स्वपोषी होगा, या विषमपोषी होगा। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर, लाइफ स्टाइल के आधार पर कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, तो इन सब को आधार रख करके आर.एच. विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने लाया। चलिए, तो इसके पहले जो हमने देखा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांट और एनिमिलिया। दूसरा जो क्लासिफिकेशन देखा 3 किंगडम, तो उसमें हमने देखा प्लांट, एनिमिलिया और प्रोटिस्टा। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इनमें इन्होंने यूनिसेल्युलर पर भी ध्यान रखा, इन्होंने प्रोकैरियोट्स पर भी ध्यान रखा, इन्होंने सूक्ष्म जीवों का भी बहुत अच्छा खासा ख्याल रखा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला इनका जो किंगडम था, मोनेरा किंगडम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। क्या? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटे। तो 5 किंगडम इनका आया, और पांचों किंगडम पर चलिए एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला किंगडम है मोनेरा किंगडम। सबसे पहला किंगडम कौन सा है? मोनेरा किंगडम। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए, मोनेरा किंगडम की अगर बात करें तो इनका आधार कैसा था, सेल स्ट्रक्चर के आधार पर। तो देखिए, मोनेरा किंगडम के अंदर जो भी जीव आएंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा, उसका सेल स्ट्रक्चर होगा कि सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होंगे। सारे के सारे क्या होंगे?
प्रोकैरियोट्स। देखिए जैसे जैसे स्टार्ट होता है तो पहला वाला जो जैसे बच्चा होता है तो उसके पास कुछ भी मतलब सारा वेल डिफाइंड नहीं होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है वो बड़ा होता है, नवयुवक होता है, फिर उसके बाद युवक होता है, फिर उसके बाद और ज़्यादा जवान होता है, बुढ़ापा आता है। तो इस प्रकार से क्या होता है स्टेजेज आता है। तो उसी प्रकार से हम एक एक करके इसको बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में कुछ ज़्यादा होगा मोनेरा से, प्रोटिस्टा से ज़्यादा कुछ आपका फंजाई में होगा, फंजाई से ज़्यादा कुछ एनिमिलिया में होगा और प्लांटे में होगा। ठीक है, तो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम को तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो मोनेरा का अगर सेल स्ट्रक्चर के आधार पर, सेल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, कोशिका संगठन के आधार पर अगर बात करें तो हर एक मोनेरा किंगडम के जो भी जीव हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होंगे, यानी कि प्रोकैरियोट्स होंगे। क्या? प्रोकैरियोट्स होंगे, जिनके पास अपना जो सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, प्रोकैरियोट्स होंगे। दूसरा, इनका जो स्ट्रक्चर होगा बॉडी का वो कैसा होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, तो ये प्रोकैरियोट्स तो हमेशा यूनिसेल्युलर ही होता है भाई। प्रोकैरियोट्स हमेशा कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है यूनिसेल्युलर। तो आपको जैसे ही बोला जाए मोनेरा तो आपको याद रखना चाहिए प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि जो ये जो क्या बोलते हैं कि मोनेरा ग्रुप में जो भी जीव आएंगे, मोनेरा ग्रुप में जो भी जीव आएंगे इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा भाई, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन याद रखिएगा इनका, या तो ये ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं या फिर हेट्रोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये स्वपोषी या विषमपोषी भी हो सकते हैं। और याद रखिएगा ऑटोट्रॉप्स मोनेरा जो होते हैं वो आपका साइनोबैक्टीरिया होता है। याद रखिएगा साइनोबैक्टीरिया एक ऑटोट्रॉप्स मोनेरा आता है। ठीक है, और एक ये भी बात याद रख लीजिएगा कि मोनेरा के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज हैं उसे हम मोनेरा के अंदर ही रखते हैं, जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो मोनेरा के अंदर ही हम रखते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक मोनेरा जो है वो आप साइनोबैक्टीरिया कह सकते हैं, जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ग्रीन हरित शैवाल। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। और जो हेट्रोट्रॉफिक जो मोनेरा है इन सब के बारे में बात करेंगे। तो मोनेरा का याद रखिएगा सेल स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करें तो प्रोकैरियोटिक सेल सारे के सारे मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट, दूसरा प्रोकैरियोट थे तो यूनिसेल्युलर। अगर इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं। ये ऑटोट्रॉप की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया, और जो सारे बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक मोनेरा में आता है। ठीक है, अब देखिए बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं और वो सूक्ष्म प्रकृति के होते हैं। तो मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया होता है, मोनेरा किंगडम के अंदर जो बैक्टीरिया को रखा गया है वो हर जगह पाए जाते हैं और माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, सूक्ष्म प्रकृति के, यानी कि अगर आपको उसे देखना है तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। अच्छा, मोनेरा किंगडम में जो बैक्टीरिया है उसका जो सेल है प्रोकैरियोटिक है और उसके सेल का सेल वॉल भी होता है, उसमें सेल वॉल भी होता है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तो याद रखिएगा एक तो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, बैक्टीरियाज, उसके बाद यूनिसेल्युलर और उस सेल के पास सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होता है। और वो कोशिका भित्ति मोनेरा किंगडम के अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं, उनका सेल वॉल किससे बना होता है, तो याद रखिएगा एमिनो एसिड से और पॉलीसैकेराइड से, एमिनो एसिड और पॉलीसैकेराइड। और अगर और डिटेल में पूछ लिया जाए कि कौन से पॉलीसैकेराइड से, तो याद रखिएगा पेप्टिडोग्लाइकन, कैसे, पेप्टिडो, याद रख लीजिएगा पेप्टिडोग्लाइकन से। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन से, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन से। अब देखिए हम यहाँ पर देख लिए कि मोनेरा किंगडम में जो सेल किस टाइप के सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेल्युलर है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि सेल वॉल भी पाया जाता है। सेल वॉल किससे बनता है, एमिनो एसिड या फिर पॉलीसैकेराइड से, और पॉलीसैकेराइड में पेप्टिडोग्लाइकन से। तो लगभग सारे मोनेरा किंगडम में जो भी बैक्टीरियाज हैं वो क्या बोलते हैं कि उसके सेल वॉल किससे बने होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन से। लेकिन एक ऐसा मोनेरा किंगडम के अंदर बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सा ऐसा मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो याद रखिएगा सबसे छोटा बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा होता है।
सबसे छोटा बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा होता है, और माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, बाद बाकी सब में सेल वॉल पाया जाता है। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया सारे के सारे बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं, और ये हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है, ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है, ऑटोट्रॉपिक भी। ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वपोषी और साइनोबैक्टीरिया, हमने बात किया कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये आपका साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, क्योंकि ये ब्लू ग्रीन है तो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा भाई, ठीक है। और हेट्रोट्रॉफिक में तो सारे के सारे आएंगे ही, अलग से जितने भी बैक्टीरिया हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होंगे, ठीक है। और जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो अपना भोजन या तो पैरासिटिक तरीके से कर सकता है या सेप्रोफिटिक। पैरासिटिक क्या है? परजीवी, यानी कि जिस थाली में खाएगा उसी थाली में छेद करेगा। पैरासिटिक तरीके से कि किसी होस्ट बॉडी में ये चला जाए, जो बैक्टीरिया होता है किसी के अंदर चला जाता है तो उसके अंदर जा करके ये खाना पीना सब उसका लेगा, खाएगा, पिएगा, मस्ती करेगा और उसको रोग भी पैदा कर देगा, मतलब कि उसको हानि भी पहुंचाएगा, तो ये पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो कैन बी केमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। तो जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, तो ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या? फोटोसिंथेसिस करेगा, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। जब सारे के सारे मोनेरा किंगडम में सारे बैक्टीरिया आते हैं तो बैक्टीरिया देखिए, बैक्टीरिया सारे के सारे बैक्टीरिया खराब ही नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं जिन्हें गुड बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या? गुड बैक्टीरिया कहा जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा लैक्टोबैसिलस के बारे में। लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, लेकिन ये अच्छी बैक्टीरिया है क्योंकि ये आपको दूध को दही में बनाता है, कन्वर्ट करता है। अगर आप लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नहीं होता तो आप दही कभी खा ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कुछ बैक्टीरिया अच्छी भी होती हैं और दही हमारे लिए अच्छी भी है, ठीक है। तो ये सब बात है कि कुछ अच्छी बैक्टीरिया होती हैं और बैक्टीरिया तो खराब भी है क्योंकि ये रोग भी हमारे अंदर पैदा करता है। जैसे कि आप जानते होंगे टीबी जो है, टीबी ट्यूबर कुलोसिस, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर कुलोसिस है, ये कौन से बैक्टीरिया से होता है? टीबी वाला रोग बैक्टीरिया से होता है। आपका जो टाइफाइड है, जो आपका साल्मोनेला टाइफी है, वो भी आपका बैक्टीरिया से होता है। तो रोग भी पैदा करने वाला बैक्टीरिया है आपका, और अच्छे बैक्टीरिया भी कुछ होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे शरीर के लिए, एनिमल के लिए, एनिमल या फिर हमारे लोगों के लिए जो बैक्टीरिया है, जो कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए, हमारे लिए जो बैक्टीरिया अच्छा गुड बैक्टीरिया है वो कौन सा बैक्टीरिया? हमने बात किया लैक्टोबैसिलस के बारे में। और प्लांट को लेकर के, प्लांट के लिए एक बैक्टीरिया बहुत मतलब उसके लाभदायक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। जिसका नाम क्या है? राइजोबियम, ठीक है। ये बैक्टीरिया प्लांट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। और अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करे ये बैक्टीरिया तो प्लांट को नाइट्रोजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, और अगर प्लांट्स को नाइट्रोजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी तो आपको पता है ना कि अगर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो क्या होगा? प्लांट में बहुत तरह से रोग हो सकते हैं, या फिर वो अपना एक सही डेवलपमेंट उसका नहीं होगा। सही डेवलपमेंट नहीं होगा तो जो हम फसल जिस तरह के उगाना चाहेंगे वो नहीं उगेगा, या वो फल नहीं देगा, या फिर उसमें कुछ रोग होगा। तो ये सब कुछ बातें हैं। तो जैसे प्लांट को नाइट्रोजन की आवश्यकता है, फास्फोरस की आवश्यकता है, पोटेशियम की आवश्यकता है, तो उसमें से नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाइट्रोजन तभी मिलेगा जब राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया, जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन मिलता है, उस नाइट्रोजन को एक मतलब पौधों को यूज करने लायक नाइट्रोजन में कन्वर्ट ना कर दे। तो कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस हमारे लिए, और प्लांट के लिए राइजोबियम जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ये हम लोग बॉटनी में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ मोनेरा, यानी कि जो बैक्टीरिया के प्रकार है कि कैसे कैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है। वो उसके शेप के आधार पर, बैक्टीरिया को कुछ उनके शेप के आधार पर बांटा जाता है, याद रखिएगा। क्योंकि पूरे के पूरे बैक्टीरिया को मोनेरा किंगडम में रखा जाता है, याद रहेगा। प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर, उसका जो खाने पीने का जो मोड है वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी। ऑटोट्रॉफिक में साइनोबैक्टीरिया, तो सब याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखिए बैक्टीरिया को उनके शेप के आधार पर हम बांटते हैं। एक तो आपका कोकस, तो कोकस टाइप का बैक्टीरिया जो होता है, जीवाणु होता है, वो आकार में गोलाकार होता है, ये कोकस, ठीक है। कोकस याद रखिएगा, आकार में गोलाकार जीवाणु जो है वो कोकस बैक्टीरिया के अंदर आता है। अच्छा, बैसिलस,
छड़, बैसिलस मतलब छड़ के आकार का जीवाणु जो होता है वो बैसिलस के, मतलब देखिए याद रखिएगा, बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 टाइप में बांटा जाता है। एक तो कोकस टाइप का बैक्टीरिया जिसका आकार गोल होता है, बैसिलस टाइप का बैक्टीरिया जिसका आकार रडनुमा होता है, विब्रियम टाइप का आकार, विब्रियम बैक्टीरिया जिसका आकार कोमा के जैसा होता है, ऐसा ऐसा कोमा के जैसा, ठीक है, तो विब्रियम, ठीक है, और स्पाइरिलम, स्पाइरिलम टाइप का बैक्टीरिया जिसका आकार ये स्पाइरल जैसा होता है, ठीक है, जिसका आकार स्पाइरल। तो याद रहेगा मोनेरा या फिर बैक्टीरिया को उसके शेप के आधार पर 4 तरह से बांटते हैं। एक कोकस यानी कि गोल बैक्टीरिया, बैसिलस यानी कि छड़ तरह का बैक्टीरिया, विब्रियम यानी कि कोमा के आकार के जैसा बैक्टीरिया, और स्पाइरलम यानी कि स्पाइरल यानी कि ये देखिए सर्पिल आकार का बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया, मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में। क्या तो देखिए हमने जैसे देखा कि मोनेरा के पास बहुत की कुछ चीज़ों की कमी थी, यूनिसेल्युलर, प्रोकैरियोटिक, तो ये सब बहुत मतलब सूक्ष्म जीव। अब प्रोटिस्टा आए हैं तो मोनेरा से कुछ ना कुछ इसके पास तो ज़्यादा ही होगा ना, ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। प्रोटिस्टा की अगर बात करें इसके सेल स्ट्रक्चर के आधार पर, तो सेल स्ट्रक्चर में प्रोटिस्टा, अगर इसके सेल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर बात करें तो प्रोटिस्टा, जितने भी प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर जो जीव आते हैं वो यूकैरियोट्स है। क्या? यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन उसका होता है, यूकैरियोट्स होते हैं। तो क्या आप याद रखिएगा, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर जितने भी जीव हैं वो यूकैरियोट्स हैं। उनका सेल का स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? यूकैरियोटिक टाइप का, ठीक है, यूकैरियोटिक टाइप का। अच्छा, दूसरा जो आधार था इनका क्या था? तो दूसरा आधार था बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। तो यूकैरियोटिक या तो यूनिसेल्युलर होता है या मल्टीसेल्युलर। तो हम अभी मोनेरा से एक कदम आगे बढ़े हैं, तो ये मल्टीसेल्युलर नहीं बल्कि यूनिसेल्युलर ही होगा, याद रखिएगा, यूनिसेल्युलर ही होगा। तो क्या हो गया? प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट्स है और यूनिसेल्युलर। तो याद रहेगा यूकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका कैसा होगा? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका भी हेट्रोट्रॉफिक यानी कि विषमपोषी और ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, या तो हेट्रोट्रॉफिक या फिर विषमपोषी हो सकता है, ठीक है। और प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी जीवाणु आते हैं उनमें से मैक्सिमम जलीय जीव होते हैं, याद रखिएगा, जलीय होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, याद रखिएगा। तो यूकैरियोटिक हो गया, यूनिसेल्युलर, यूकैरियोटिक में कैसा? यूनिसेल्युलर, क्योंकि मोनेरा में प्रोकैरियोट्स था और केवल मोनेरा बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोट्स है, बाद बाकी सारे यूकैरियोट्स में आएंगे, ठीक है। और लेकिन जो प्रोटिस्टा है अभी यूनिसेल्युलर में ही चल रहा है, क्योंकि मोनेरा का बस जस्ट एकदम उससे आगे बढ़े हैं, तो यूनिसेल्युलर। अच्छा, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक या फिर ऑटोट्रॉफिक होगा। और प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर जितने भी जीव आएंगे वो मैक्सिमम जलीय जीव होंगे, ठीक है, जलीय जीव होंगे। चलिए आप तक, क्या इसमें सेल वॉल पाई जाएगी? क्या प्रोटिस्टा वाले जो भी सेल स्ट्रक्चर जो इसमें होगा, इसका सेल में, क्या इसमें सेल वॉल पाया जाएगा? तो सेल वॉल कुछ में कुछ प्रोटिस्ट में पाया जाता है, जैसे कि डाइटम में। किसमें? डाइटम में, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। डाइटम एक प्रकार का सूक्ष्म जीव कह लीजिए या फिर प्रोटिस्ट कह लीजिए, ठीक है, जो कि डाइटम जैसे कैसे क्या बोलते हैं, अमीबा के बारे में आप जानते होंगे, पैरामीशियम जानते होंगे, अभी हमने देखा साल्मोनेला टाइफी, या फिर हमने देखा ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम। तो ये सब जो हमने देखा उसी प्रकार का डाइटम होता है और इसके सेल में सेल वॉल पाया जाता है, बस, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां से देख लेते हैं कि जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेल्युलर है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स आते हैं, यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और प्रोटिस्टा में ज्यादातर आपको एक्वेटिक हैबिटेट्स में, मतलब कि जलीय आवास में पाए जाने वाले सारे के सारे जीव हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें लिखा गया है कि जो प्रोटिस्ट होते हैं, जो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर जो भी जीव आते हैं उनमें से कुछ में सीलिया या फिर फ्लैजेला पाए जाते हैं, सीलिया या फिर फ्लैजेला पाए जाते हैं। सीलिया या फ्लैजेला इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का, जो कि इसको चलने में या फिर इसके मूवमेंट में क्या बोलते हैं, काम आता है, ठीक है। इस प्रकार का सीलिया या फिर फ्लैजेला पाए जाते हैं। जैसे कि पैरामीशियम में आप देखिएगा, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। पैरामीशियम हो गया, या फिर अमीबा वगैरह में जो वेसिकल्स ये सब पाया जाता है, ठीक है, जो कि इसके ये कहा जाता है पैर कहा जाता है, इसका क्या कहा जाता है? पैर कहा जाता है। तो ये सब पाया जाता है। तो कुछ में सीलिया या फिर फ्लैजेला उसके मोबिलिटी के, उसकी गति के लिए पाया जाता है। अच्छा, इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो या तो क्या बोलते हैं, सेल फ्यूजन के द्वारा या जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा ये करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यौन प्रजनन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें या तो सेल फ्यूजन यानी कि कोशिका संलयन के द्वारा, या युग्मज निर्माण जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है,
जाइगोट कैसे बनता है, तो अंडाणु को निषेचन करके, अंडाणु जो एग को फर्टिलाइज करके क्या बनाया जाता है, एम्ब्रियो बनाया जाता है। एम्ब्रियो जो है जाइगोट में कन्वर्ट होता है, सॉरी एम्ब्रियो जो सेल का फर्टिलाइजेशन होता, एग का जो फर्टिलाइजेशन होता है, अंडाणु का जो निषेचन होता है, तो उससे हमारा क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट फिर भ्रूण में कन्वर्ट होता है। तो ये सब एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के द्वारा, जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा क्या होता है, यौन प्रजनन ये करता है प्रोटिस्टा, ठीक है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसा कि हमने कहा कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है प्रोटिस्टा का, वो या तो ऑटोट्रॉफिक या पैरा हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक यानी कि स्वपोषी भी हो सकता है, और हेट्रोट्रॉफिक में पैरासिटिक या फिर सेप्रोफिटिक हो सकता है। पैरासिटिक मतलब परजीवी टाइप का, कि जिस थाली में रहेगा उसी थाली में छेद करेगा, यानी कि दूसरे में जाकर के खाना पीना भी खाएगा और उसको हानि भी पहुंचाएगा। तो प्रोटिस्ट के द्वारा भी जो है कि प्रोटिस्टा के द्वारा भी क्या होता है, रोग वगैरह होता है। जैसे कुछ प्रोटिस्ट के बारे में हम आपको बता दें कि प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम क्या, ये एक प्रोटिस्ट है। जैसे कि प्लाज्मोडियम से हमारे शरीर में क्या होता है, मलेरिया होता है। अगर हम आपसे पूछ लिए कि मलेरिया कैसे होता है, तो आप कहेंगे कि मच्छर के काटने से, मच्छर के काटने से। लेकिन मच्छर के काटने से ये होता ही है, लेकिन मच्छर से नहीं होता है। मच्छर जो अपने साथ लेकर के आता है, मच्छर अपने साथ लाता है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम आपके शरीर में छोड़ देता है, और फिर प्लाज्मोडियम आपको मलेरिया कर देता है। तो याद रखिएगा, जो प्लाज्मोडियम है एक तरह का प्रोटिस्ट है, जो कि आपके शरीर में रह के आपको ही नुकसान पहुंचाता है। तो ये पैरासिटिक टाइप का हो गया। तो इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, या तो ये स्वपोषी भी हो सकते हैं, और पैरासिटिक हो सकता है, या सेप्रोफिटिक हो सकता है, ठीक है। डाइटम के बारे में हमने बात किया कि जो डाइटम फ्लैजिलेट एंड प्रोटोजोआ, डाइटम फ्लैजिलेट जो डाइटम है, जो कि कैसा होता है, इसमें सेल वॉल पाए जाते हैं, ठीक है। ये प्रोटिस्ट है, हम आगे इसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे आपको। इसमें सेल वॉल पाया जाता है। जो प्रोटोजोआ वगैरह है, ये सब इसी प्रोटिस्ट किंगडम में आता है। जैसे प्लाज्मोडियम है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, तो ये सब इसी किंगडम में आता है। यूग्लिना भी इसी किंगडम में आता है, प्रोटिस्ट किंगडम में ही यूग्लिना आता है। यूग्लिना जो होता है, यूग्लिना दोनों टाइप का, हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक, दोनों टाइप का न्यूट्रिशन ये यूग्लिना करता है। यूग्लिना एक तरह का प्रोटिस्टा किंगडम में रहता है, प्रोटिस्ट किंगडम में है। यूग्लिना के बारे में आपने सुना होगा। और इसका जो खान पान, या फिर ये कहे कि इनका जो न्यूट्रिशन का मोड है, ये कैसा, या हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों होता है। हेट्रोट्रॉपिक यानी कि विषमपोषी, दूसरे पर भी आधारित डिपेंडेंट रहता है ये, और अपने खाने के लिए और खुद से भी ये खाना बनाता है, मतलब कि ऑटोट्रॉपिक होता है। तो ये इन दोनों नेचर के कारण हम कह सकते हैं कि यूग्लिना प्लांट नेचर का भी कैरेक्टरिस्टिक्स रखा हुआ है और एनिमल नेचर का भी रखा हुआ है। इसीलिए यूग्लिना को पौधों और जानवर, यानी कि प्लांट और एनिमल किंगडम के बीच की कड़ी को, यानी कि यूग्लिना से आगे बढ़ेंगे तो हम चले जाएंगे किस में, मतलब प्लांट या एनिमल किंगडम में। तो प्लांट और एनिमल किंगडम के बीच रखा गया है किसे, यूग्लिना को, ठीक है। प्लांट और एनिमल किंगडम के बीच रखा गया है। तो ये सब याद रख लीजिएगा। अब देखिए कुछ प्रोटिस्ट का यहाँ पर उदाहरण दिया गया, जैसे कि अमीबा है, आपका यूग्लिना है, पैरामीशियम है। देखिए अमीबा जो है एक ऐसा प्रोटिस्टा है, या फिर ये कहे कि अमीबा जो अपना शेप ये बदलते रहने में माहिर है। शेप कैसे बदलेगा, तो ये जो इसका पैर है ना, जिसे स्यूडोपोड्स कहा जाता है। क्या, स्यूडोपोड्स, स्यूडो मतलब झूठा पैर, झूठा पैर का मतलब कभी आप इसे यहाँ देखेंगे तो फिर ये अपना शेप बदल कर कभी इधर कर लेगा, कभी इधर कर लेगा, तो कभी इधर कर लेगा। इस प्रकार से ये क्या करेगा, अपना पैर आगे पीछे करके ये मूवमेंट करता है। क्या, मूवमेंट करता है, गति करता है। तो ये अपने शेप बदलने में माहिर होता है अमीबा। और अमीबा किसके अंदर, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आता है। यूग्लिना के बारे में हमने बात किया ही, क्योंकि ये यूग्लिना जो है इसे प्रोटिस्टा किंगडम में रखा जाता है। और यूग्लिना जो है ना भाई, ये प्लांट और एनिमल दोनों टाइप का नेचर रखता है, क्योंकि ये हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों हो सकते हैं। डाइटम के बारे में हमने देखा कि इसमें सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है, डाइटम सेल वॉल पाया जाता है। पैरामीशियम एक प्रोटिस्टा है, जो कि जिसका आकार जो है चप्पल के जैसा है, चप्पल, देखिए चप्पल जैसा है पैरामीशियम। एक डाइनोफ्लैजिलेट है, क्या बोलते हैं, मैक्रो एल्गा है, स्लाइम मोल्ड है। तो ये सब प्रोटिस्ट किंगडम में आते हैं। याद रख लीजिएगा, अमीबा, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड, डाइटम, पैरामीशियम, डाइनोफ्लैजिलेट और मैक्रो एल्गा, ठीक है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। कुछ प्रोटिस्टा के सब ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे कि क्रीसोफाइट्स होता है। क्रीसोफाइट्स के अंदर हम इसे रखते हैं, जैसे कि मरीन, समुद्र वाले जल में, या फिर फ्रेश वाटर में जो कुछ क्या बोलते हैं कि
प्रोटिस्टा पाए जाते हैं, तो उसे हम क्रिसोफाइट्स कहते हैं, जैसे कि डाइटम्स वगैरह। ठीक है, आगे देखिए डाइनो फ्लैजिलेट भी एक जो कि हमने ऊपर में देखा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी देखा, ये भी प्रोटिस्टा किंगडम में आता है। यूग्लिना के बारे में हमने देखा, ये प्रोटिस्टा किंगडम में है। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में देखा, ये भी प्रोटिस्टा किंगडम है। और स्लाइम मोल्ड जो है ये सेप्रोफिटिक होते हैं, यानी कि मृतोपजीवी होता है। मरे हुए जीवों से ये क्या करता है, अपना खाना ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये सब है। प्रोटोजोआ है कुछ, जैसे कि प्लाज्मोडियम वगैरह, ये प्रोटोजोआ में आता है। हमने इसके बारे में बात किया अभी कि प्लाज्मोडियम जो है ये प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आता है और ये प्रोटोजोआ है। तो ये सब हमारे शरीर में ये मलेरिया इसके कारण होता है। तो हमने प्रोटिस्टा किंगडम को अच्छे से देखा। ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम में ये देखा कि ये यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर, और अपने खान पान में ये क्या कर सकता है, क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये रखता है। ठीक है, ये हमने देखा। अब आगे देखिए अगला जो किंगडम है फंजाई किंगडम, जिसके बारे में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, इन सब में फंजाई के बारे में जो है अच्छे से इसको डिस्क्राइब नहीं कर, मतलब नहीं किया जा सका। क्योंकि देखिए फंजाई जो है, फंजाई जिसे कवक ग्रुप, कवक कहा जाता है। ठीक है, तो फंजाई का अगर सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो देखिए मोनेरा और प्रोटिस्टा से डेवलप कंडीशन में ये होगा। ठीक है, अगर सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो फंजाई जो है यूकैरियोट्स ही है, क्योंकि केवल मोनेरा है यू प्रोकैरियोट, और बाद बाकी जो हमने प्रोटिस्टा देखा वो भी यूकैरियोट्स था। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म फंजाई ग्रुप में आएगा, कवक किंगडम में आएगा, कवक जगत में आएगा, वो सारे के सारे यूकैरियोट्स होंगे, यूकैरियोटिक सेल वाले होंगे। अच्छा, इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर क्या बात करें तो फंजाई, जैसे कि आप जानते हैं ये मशरूम वगैरह क्या है, कवक है। ठीक है, फंगस है। तो इस प्रकार का ये कैसा यूनिसेल्युलर आपको लग रहा है, नहीं, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये मल्टी सेल्युलर, यानी कि बहुकोशिकीय होगा। तो याद रख लीजिएगा कि जो फंजाई है, यूकैरियोट्स है, मल्टी सेल्युलर है। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा कि जो क्यों कन्फ्यूजन होता था, फंजाई को प्लांट में रख दिया जाता था, लेकिन प्लांट को कहा जाता था कि फोटोसिंथेसिस करने वाला। ठीक है, तो चूंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, फंजाई जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, विषमपोषी होते हैं। तो इस कारण से इसे प्लांट में रखा जाए या फिर प्लांट में नहीं रखा जाए, इसको लेकर के दिक्कत इसीलिए आता था क्योंकि फंजाई के पास सेल वाल होते हैं। क्या सेल वाल होते हैं, कवक में सेल वाल होता है भाई। और सेल वाल को बताया गया प्लांट के लिए, तो प्लांट के लिए बताया गया तो कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, तो फंजाई को एक अलग किंगडम में ही रख दिया गया, जगत में ही इसका एक अलग जगत ही बता दिया गया, किसके द्वारा, आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा। तो सेल वाल होता है, और इनका सेल वाल किससे बना होता है, फंगस का सेल वाल काइटिन का बना होता है। याद रखिएगा, सेल वाल फंगस का काइटिन का बना होता है। किसका, काइटिन का बना होता है। जैसे कि प्लांट सेल जो है सेल्यूलोज से बना होता है, हम आगे बात करेंगे। तो उसी प्रकार से फंजाई का जो सेल वाल है वो काइटिन से बना होता है। कैसे, काइटिन से बना होता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। और एक बात फंजाई के बारे में या फंगस किंगडम के बारे में हम बात कर सकते हैं कि देखिए फंगस किंगडम या फंजाई किंगडम के अंदर वे सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं, मल्टी सेलुलर। लेकिन एक एक फंगस ऐसा है जिसका नाम है यीस्ट। क्या, एक फंगस ऐसा है जिसका नाम है यीस्ट, और यीस्ट जो है ये यूनिसेल्युलर होता है। क्या, यीस्ट जो है, यीस्ट जिसे खमीर कहा जाता है हिंदी में, खमीर, ये यूनिसेल्युलर होता है और यीस्ट से अल्कोहल भी बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो सारे के सारे फंगस जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, एक्सेप्ट यानी कि अपवाद है आपका यीस्ट। ठीक है, चलिए देखिए, अगर कुछ किंगडम फंजाई की फीचर्स के बारे में बात करें तो फंजाई, अब इसके फीचर्स पर चर्चा कर लेते हैं कि जो फंजाई किंगडम या फिर कवक जगत के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो देखिए ज़्यादातर जो फंगस होते हैं, जो ज़्यादातर कवक होते हैं, अगर उनके स्ट्रक्चर की बात करें तो उनका स्ट्रक्चर फिलामेंटस टाइप का होता है, फिलामेंट टाइप का, फीता के जैसा। देख रहे हैं आप इस तरह का, इस तरह का, ये एकदम पूरा एक जब कभी आप ब्रेड वगैरह पर देखिएगा या फिर कहीं पर फंगस कहते हैं ना, फंगस लग गया है, कवक लग गया है, तो उसमें क्या होता है, एकदम पतला 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 धागा जैसा आपको दिखाई देगा, एकदम रेसा जैसा, धागा जैसा। तो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है एक फंगस को छोड़ करके। उस फंगस का नाम है यीस्ट, उस फंगस का नाम क्या है, यीस्ट, याद रखिएगा, खमीर। ठीक है, और ये यूनिसेल्युलर होता है, बाद बाकी सारे के सारे फंगस मल्टी सेल्युलर होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कहा जा रहा है कि जो फंगस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो फिगर होता है, उसमें आपको पतले पतले लंबे धागे जैसे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, पतले पतले लंबे धागे जैसे, जब आपको माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो आपको कुछ फंगस इस तरह का दिखाई देगा, कुछ पतला पतला धागा जैसा। और ये पतला पतला धागा जो है इसे हाइफे कहा जाता है। क्या, इसे हाइफे कहा जाता है, हाइफे।
अब इस हाइफे, ये जो हाइफे पतला पतला धागा, इसे हाइफे कहा जाता है, और इन हाइफे का जाल को, इस हाइफे के जाल को माइसेलियम कहा जाता है। इन हाइफे के जाल को माइसेलियम कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने ये भी बात किया कि जो कवक है या फंजाई है, इसमें एक सेल वाल पाया जाता है। ठीक है, सेल वाल पाया जाता है, और फंगस का सेल वाल जो है किससे बना होता है? पॉलीसेक्राइड और काइटिन से बना होता है। हमने इसके बारे में बात किया, पॉलीसेक्राइड या काइटिन से बना होता है। फंगस, मोस्ट ऑफ द फंगस जो ज़्यादातर जो कवक होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, और जब हेट्रोट्रॉप्स होगा तो इसे हम प्लांट किंगडम में नहीं रख सकते, इसी कारण से दिक्कत होता था, और आर.एच. विटेकर साहब ने इसे फंगस का एक अलग किंगडम ही बना डाला। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं मोस्ट ऑफ द फंगस जो होते हैं, वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि विषम पोषी होते हैं। और विषम पोषी का एक प्रकार कैसा हो सकता है? तो पैरासिटिक, पैरासिटिक या फिर क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक। देखिए विषम पोषी कैसा हो सकता है? विषम पोषी यानी कि दूसरे पर डिपेंड होकर जीने वाले, दूसरे पर डिपेंड खाने के लिए जीने वाले हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। और वो पैरासिटिक तरीके से, यानी कि परजीवी तरीके से अपना भोजन ग्रहण करेगा, या फिर मृतोपजीवी। परजीवी में क्या होता है? पैरासिटिक में क्या होता है कि जिसके अंदर, जिस भी होस्ट के अंदर, जैसे कि जो फंगस है अगर किसी होस्ट के अंदर चला गया और उसके शरीर से ही भोजन पानी सब ग्रहण करेगा, अपना पोषण करेगा, लेकिन उसी को हानि पहुंचाएगा, तो ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि अगर कोई कहे है कि हमको फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो फंगल इन्फेक्शन का मतलब क्या? फंगस इन्फेक्शन हो गया है, फंगस हमारे बॉडी में अंदर आ गया है, और जब फंगस इन्फेक्शन हो जाता है तो खांसी, सर्दी, ये सब होता है ना, तो वो फंगस हमारे अंदर आता है, हमारे शरीर से ही खाना पीना भी लेता है और हम ही को नुकसान पहुंचाता है, तो ये पैरासिटिक हो गया। और हेट्रोट्रॉफिक क्या हो जाएगा? सॉरी, सेप्रोफिटिक यानी कि मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी टाइप का वो है कि जिस भी चीज से या सेगमेंट से ये क्या करता है कि अपना भोजन लेता है, तो वो डेड होता है। क्या होता है? डेड होता है। जैसे अगर ब्रेड को अगर 2-3 दिन ऐसे ही हवा में आप छोड़ दें, तो क्या होगा? उसके ऊपर आप हरा 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 कलर का कुछ इस तरह का एक मतलब फंगस टाइप का, जिसको आप बोलते हैं कि फफूंद लग गया, तो वो ब्रेड के ऊपर जो लगता है, तो वो ब्रेड क्या है? सजीव है या निर्जीव? तो वो डेड है। और जब डेड है वो क्या बोलते हैं कि विषम, डेड पड़ा हुआ है और उसमें फंगस लग रहा है, तो फंगस जब डेड बॉडी से या फिर निर्जीव चीज़ों पर रहकर अपने भोजन को या ग्रहण करता है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है मृतोपजीवी। क्या कहा जाता है? मृतोपजीवी। मृत चीज़ों से या मरे हुए चीज़ों से अपना भोजन ग्रहण कर रहा है। तो दो तरह से ये क्या करता है? अपना भोजन ग्रहण करता है, या तो हेट्रोट्रॉफिक में पैरासिटिक लेग करेगा, पैरासिटिक यानी कि परजीवी तरीके से, या फिर मृतोपजीवी तरीके से। और कुछ कुछ फंगस जो है सेम्बाइट, या फिर ये सेम्बाइट का मतलब होता है सहजीवी तरीके से। सहजीवी तरीके का मतलब है कि ये फंगस जो है उसको भी फायदा पहुंचाए और ये भी उसको फायदा पहुंचाए। सहजीवी का मतलब यही होता है ना कि तुम भी कुछ दो, हम भी कुछ देंगे, सहभागिता। ठीक है, तो ये सहजीवी तरीके से, सेम्बायंट तरीके से भी अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर काम करता है, न्यूट्रिशन के लिए सहभागिता भी ये करता है। ठीक है, कुछ कवक, कुछ फंगस जो है सहजीवन के रूप में भी जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि जिसके साथ ये रहेगा उसको भी फायदा पहुंचाएगा और उससे भी फायदा लेगा। तो याद रखिएगा कि फंगस फंगस और शैवाल जब एक साथ मिलकर के क्या बनाता है? लाइकेन। तो लाइकेन की तरह एक साथ फंगस और शैवाल लाइकेन की तरह कुछ सहजीवन लाइकेन की तरह शैवाल के साथ मिलकर रहता है, एल्गी के साथ फंगस और लाइकेन के साथ, शैवाल के साथ मिलकर रहता है। और कुछ सहजीवन जो होता है, कुछ जो आपका सेम्बाइट होता है, कुछ सहजीवन या फिर कुछ सहजीविता जो है ये किसके साथ? उच्च पौधों, पेड़ों के साथ करता है। पेड़ की जड़ों में कुछ कवक जाकर के पेड़ की जड़ों में जाकर के कुछ फंगस यहाँ पर रहता है, और पेड़ की जड़ों में रहता है, तो ये पेड़ को भी फायदा पहुंचाता है और वो खुद भी लाभान्वित होता है। तो इस प्रकार से हम भी तुमसे कुछ ले रहे हैं और तुम भी हमसे कुछ लो, तो ये सहजीविता की तरह भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये हेट्रोट्रॉफिक के तरीके हेट्रोट्रॉफिक्स होते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक में पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और सेम्बायंट तरीके से ये अपना न्यूट्रिशन करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हम फंगस के देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो ब्रेड पर, ठीक है, ब्रेड के ऊपर जो आपका फंगल आप देखते होंगे फफूंद लग जाता है, तो उसे कहा जाता है ब्रेड मॉल्ड। क्या कहा जाता है? ब्रेड मॉल्ड। ये एक प्रकार का फंगस ही है। क्या है? फंगस है। दूसरा यहाँ पर आप देखिए, इसको अगर एग्जाम्पल ऑफ फंजाई की बात करें तो क्या है कि आपका फाइकोमाइसिटस, एस्कोमाइसिटिस, माइसिटस, और उसके बाद बेसिडियो माइसिटिस, और उसके बाद डीटी
ड्यूटेरोमाइसिटस। तो ये अलग अलग प्रकार के फंगस होते हैं, जिसमें कि फाइकोमाइसिटस को लोअर फंगाई कहा जाता है, एस्कोमाइसिटस को सैक फंगस, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो इसमें देखते हैं आप, ठीक है। और जो बैसिडियोमाइसिटस होता है क्लब फंगस, जिसमें कि आपका क्लब के जैसा ये बनाता है, क्लब फंगस। उसके बाद एक होता है आपका ड्यूटेरोमाइटिस माइसिटस। तो ये अलग अलग प्रकार हैं, इतना आपको डिटेल में नहीं करना, बस कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने चाहिए। जैसे कि यीस्ट होता है, एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, ठीक है। यीस्ट एक यूनिसेल्युलर, आपका यूनिसेल्युलर फंगस है, जिसका काम होता है कि जिससे हम एल्कोहल वगैरह, एल्कोहल प्रोडक्शन के लिए यीस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो एस्परजिलस है, एस्परजिलस याद रखिएगा। पेनिसिलियम एक ऐसा कवक है, एक ऐसा फंगस है जिससे कि एंटीबायोटिक बनाया जाता है। तो सारे फंगस जो है, सारे फंगस हमारे लिए बुरे भी नहीं है। जैसे कि एंटीबायोटिक बनाया जाता है पेनिसिलियम फंगस, फंजाई से, कवक से, तो ये हमारे लिए बुरा कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये तीन आपको याद रखने हैं, ईस्ट, एस्परजिलस, पेनिसिलियम। उसके बाद यहाँ क्लब फंजाई में देखिए, ये एगेरिकस। एगेरिकस क्या है भाई? जो आप मशरूम खाते हैं ना चाव से, बड़े मजे से, ये एगेरिकस है। क्या है? एगेरिकस, ठीक है, मशरूम जो है। तो मशरूम खा रहे हैं और खाने से हमें प्रोटीन वगैरह, मतलब हमें न्यूट्रिएंट्स भी मिलता है मशरूम खाने से। तो ये हमारे लिए अच्छा भी है तो कुछ बुरा भी है। कुछ फंगस हमें बीमार भी करता है, जैसे कि आपका याद रख लीजिएगा, म्यूकर है, एल्ब्यूगो है, ठीक है। राइजोपस, राइजोपस अच्छा है किसके लिए? ठीक है। राइजोपस एक राइजोपस जो फंगस है, ये कहाँ पर आप देखेंगे? देखिए ब्रेड के ऊपर जो आप हरा हरा कलर का जो क्या बोलते हैं, ब्रेड वगैरह के ऊपर जो फंजाई देखते हैं, तो ये आपका राइजोपस है, ठीक है, राइजोपस है। तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। हम आप एक बार आपको कुछ फंजाई का एग्जाम्पल बोलते हैं, आप इसे याद रखिएगा, जैसे कि राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो, यीस्ट, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, एगेरिकस। एगेरिकस क्या है? मशरूम है। तो ये कुछ फंजाई के एग्जाम्पल्स हैं। बस फंगस किंगडम हो गया। हम लोग प्लांट किंगडम को और एनिमल किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट किंगडम को और एनिमल किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे। और प्लांट किंगडम की अगर बात करें तो अगर सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल स्ट्रक्चर क्या होगा? सारे यूकैरियोट्स क्या होंगे? यूकैरियोटिक सेल ही होंगे। यूकैरियोट्स जितने भी प्लांट्स होंगे वो यूकैरियोटिक सेल वाले होंगे, यूकैरियोट्स होंगे। उसके बाद यूनिसेल्युलर की बात ही नहीं होगी, मल्टीसेल्युलर होगा, ठीक है। और इस प्लांट में क्या होगा? प्लांट द किंगडम प्लांट इज फिल्ड विथ ऑल यूकैरियोट्स व्हिच हैव क्लोरोप्लास्ट। और प्लांट्स में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो प्लांट्स होते हैं सारे के सारे स्वपोषी प्रकृति के होते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ विषमपोषी भी होते हैं, जैसे कि हम आगे देखेंगे। कुछ विषमपोषी पौधे होते हैं, जैसे कीड़ा मकोड़ा खाता है, ठीक है। कीड़ा मकोड़ा खाने वाला क्या बोलते हैं, पिचर वगैरह जो होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग प्लांट किंगडम में चर्चा करेंगे उसका। अच्छा, प्लांट किंगडम में जो प्लांट सेल होता है, उस प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है, चूंकि हम जानते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, और प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? वो सेल्यूलोज से बना होता है। किससे? सेल्यूलोज से बना होता है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये प्लांट किंगडम की बात है। अब एनिमल किंगडम एनिमिलिया, तो किंगडम एनिमिलिया को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि मेमल्स हैं, एव्स हैं, रेप्टिलिया है, आपका क्या बोलते हैं कि एम्फीबिया है। तो सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। किंगडम एनिमिलिया में भी सारे यूकैरियोट्स आएंगे, ठीक है। और जो एनिमल किंगडम है उसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हेट्रोट्रॉप्स वाले आएंगे सारे के सारे। अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। और प्लांट किंगडम में जो भी सॉरी एनिमल किंगडम में जो भी एनिमल्स आएंगे, जो भी जीव आएंगे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे एनिमल किंगडम में, तो उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, याद रखिएगा, सेल वॉल नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये सब कुछ बात है। भोजन के लिए ये प्रत्यक्ष, डायरेक्ट या फिर प्रत्यक्ष रूप से, या फिर इनडायरेक्टली, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से जो भी एनिमल किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा वो पौधों पर ही निर्भर रहेगा, ठीक है। कैसे? शेर किसे खाएगा भाई? हिरन पर। और हिरन किसे खा रहा है? घास को। तो ये कहीं ना कहीं, अगर हिरन नहीं खाएगा तो हिरन मर जाएगा, और हिरन नहीं रहेगा तो शेर कैसे खाएगा? तो कहीं ना कहीं जितने भी एनिमल किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म आएगा तो वो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से अपने खाने के लिए प्लांट पर निर्भर रहेगा, ठीक है। और जो भी एनिमल किंगडम में जो भी क्या बोलते हैं ऑर्गेनिज्म आएगा वो लोकोमोशन, यानी कि गति करेगा, चलेगा, फिरेगा, दौड़ेगा, ठीक है। और जो इसका रिप्रोडक्शन होगा, जो मोड होगा प्रजनन करने का, वो यौन मोड के द्वारा होगा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। प्रोटोजोआ को छोड़कर लगभग सभी जानवर इस किंगडम के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग डिटेल में प्लांट किंगडम को, एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में जो है यूकैरियोट्स आएंगे, प्लांट किंगडम में यूकैरियोटिक सेल वाले,
मल्टी सेल्यूलर आएंगे, प्लांट किंगडम ऑटोट्रॉफिक में मतलब अपना भोजन खुद से बनाने वाले, कुछ कुछ होते हैं जो कि विषम पोषी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम होते हैं जो कि अपना भोजन खुद से बनाते हैं, इस प्रकार का है। और उसके बाद हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे तो हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि अपने भोजन के लिए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी ना किसी पर निर्भर होते हैं या फिर प्लांट पर निर्भर होते हैं। मल्टी सेल्यूलर होगा भाई, मल्टी सेल्यूलर होगा, यूकैरियोट्स होंगे। तो इसको हम लोग डिटेल में प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन जो है इसको हम लोग देखें। और एक एक थोड़ा सा जो चीज़ बच गया था, कैरोलस लीनियस साहब ने, हम जानते हैं कि कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है, जिन्होंने 1758 में टू किंगडम क्लासिफिकेशन जिनके द्वारा दिया गया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। और उनका क्या क्या आधार था, जैसे कि हमने देखा कि जो उनका आधार है, एक तो गति करना चाहिए, दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और तीसरा सेल वॉल को लेकर के। जिसके पास सेल वॉल होगा वो प्लांट किंगडम में जाएगा, जिसके पास सेल वॉल नहीं होगा वो जाएगा एनिमल किंगडम में। तो ऐसा कैरोलस लीनियस ने कहा। और कैरोलस लीनियस को कहा जाता था क्या, कैरोलस लीनियस को कहा जाता था फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, या फिर कहा भी जाता है, ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो कैरोलस लीनियस साहब ने इनसे जब पूछा गया कि आप जो प्लांट किंगडम को या एनिमल किंगडम को कह रहे हैं, क्या इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे या फिर इसको कुछ नाम देंगे आप इसको किस प्रकार से। तो देखिए, एक बायोनोमियल नोमेनक्लेचर करके ये कॉन्सेप्ट कैरोलस लीनियस साहब लेकर के आए, जिसमें कि इन्होंने बताया कि देखिए, अब अलग अलग इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं, कंट्रीज़ हैं, अलग अलग जगह हैं। तो इसमें जैसे कि शेर को इंडिया में शेर कहते हैं तो अमेरिका में कुछ और कहता होगा, साउथ अफ्रीका में कुछ और कहता होगा, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और कहता होगा। तो यहाँ पर जानवर, प्लांट का या फिर एनिमल का या ह्यूमन बीइंग के नाम को लेकर के दिक्कत आ जाएंगी। तो सब कोई कैसे किसी एक नाम को याद करके ये जान जाए कि हाँ, ये इसके बारे में बात कर रहा है। तो इसके लिए बायोनोमियल नोमेनक्लेचर लेकर के कैरोलस लीनियस साहब आए थे, जिसमें कि देखिए यहाँ पर जो इनके क्लासिफिकेशन का आधार था कुछ इस प्रकार से था कि क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे। तो अगर अपर लेवल से टॉप से बॉटम की ओर जाएं, क्योंकि आप जहां भी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करेंगे तो वहां आपको टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे, जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी हम बात करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक होगा, एमडी होगा, एमडी के बाद सीईओ होगा, सीईओ के बाद आपका मैनेजर होगा, मैनेजर के बाद आपका जो उस ब्रांच का जो मालिक होगा या फिर कह सकते हैं कि आपका टीम लीडर होगा, उसके बाद जो होगा कि जो ग्रुप के एम्प्लॉयज़ वगैरह होंगे। तो इस प्रकार से हर जगह आप देखते हैं, आपके भी परिवार में सबसे ऊपर आपका जो गार्जियन है, गार्जियन के बाद कोई और, उसके बाद कोई और, इस प्रकार से हायरार्किकली जो है क्लासिफिकेशन होते चलता है। या फिर अगर किसी देश के बारे में बात करें, ठीक है, किसी देश के लोग के बारे में बात करें, किसी को जानना है, ठीक है, कि ये किस देश से है, तो सबसे पहले उस देश का नाम, फिर उसके बाद देश सर्वोपरि, देश के बाद जो है आएगा कि तो आप किस राज्य से हैं, ठीक है, राज्य के बाद आएगा कि आप किस जिले से हैं, जिले के बाद आएगा कि आप किस गांव से हैं, गांव के बाद आएगा कि आप किस क्या बोलते हैं कि फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैमिली के बाद आएगा कि आप किस वंश से बिलोंग करते हैं, और वंश के बाद आएगा कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। तो इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जो हम जो क्लासिफिकेशन कह रहे हैं उसमें हम जो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम कह रहे हैं, आप कह दिए कि एनिमल किंगडम है, प्लांट। तो लोगों ने इनसे पूछा कि आपने बोला प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, तो क्या जैसे कि प्लांट एनिमल में तो आ जाएगा आपका हाथी भी आ जाएगा, एनिमल में आ जाएगा आपका क्या बोलते हैं मगरमच्छ भी आ जाएगा, एनिमल किंगडम में ही आप आदमी को भी रख दिए, तो क्या सब एक ही है? तो बोला नहीं नहीं, हम इसको और बांटेंगे। कैसे, किस में बांटिएगा भाई? तो हम इसको फाइलम में बांटेंगे, यानी कि संघ में बांटेंगे। कैसे कि संघ में इसको कैसे अलग अलग किया जाए, जैसे कि जो जंगली जानवर या फिर हाथी, शेर, ये सबको एक में रखेंगे, मगरमच्छ पानी वालों को एक में रखेंगे। उसके बाद हम ये कहेंगे कि जो रेंग कर चलते हैं उसको एक में अलग कर देंगे, या फिर जिसके शरीर पर छेद होगा उसको हम पॉरीफेरा में रख देंगे। तो ये अलग अलग संघ में हम बांटेंगे। बोला कि संघ के बाद हम उसे क्लास में बांटेंगे, यानी कि वर्ग में बांटेंगे, उसका वर्ग कौन कौन सा होगा, वर्ग के बाद ऑर्डर में, ऑर्डर के बाद किस फैमिली से बिलोंग करेगा, फैमिली के बाद किस वंश से, और सबसे अंत में जाति। देखिए, सबसे सिमिलर या सबसे नीचे वाला, टॉप टू बॉटम अगर जाए क्लासिफिकेशन में, तो सबसे नीचे वाला कौन से आ जाएगा? जाति में। और जाति वाला जो जानवर, जाति वाला जो क्या बोलते हैं ऑर्गेनिज्म होता है, वो एकदम सिमिलर होता है, और ये या हम ये कह सकते हैं कि आपस में वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, ब्रीड कर सकता है, और एकदम सिमिलर होता है। तो सबसे पहले किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद स्पीसीज। तो सबसे ऊपर किंगडम और सबसे नीचे स्पीसीज। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे ऊपर किंगडम और सबसे नीचे स्पीसीज। और कैसे याद रखिएगा? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। हमारे साथ बोलिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर,
फैमिली, जीनस और स्पीसीज। जीनस क्या है? वंश है कि आप किस वंश से हैं, और स्पीसीज क्या है? आप किस जाति से हैं। तो फिर क्या किया इन्होंने कि हाँ, इस प्रकार से हम इसे क्लासिफाई करेंगे, प्लांट किंगडम हो चाहे एनिमल किंगडम हो, हम इस प्रकार से इसे क्लासिफाई करेंगे, इतने वर्गों में, इतने लेवल्स में इसे क्लासिफाई करेंगे। फिर इन्होंने कहा कि क्लासिफाई करने के बाद हम प्लांट और एनिमल्स को एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर नाम देंगे, जो कि हर एक जगह ये एप्लीकेबल होगा, सब लोग इस नाम से इनको जानेंगे। तो इसके लिए इन्होंने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने लेकर के ये आए, जिसमें कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में पहला नाम, बायोनोमियल यानी कि द्विपद, तो जो द्विपद में पहला नाम होता है वो वंश को इंगित करता है, और दूसरा जो होता है वो स्पीसीज को यानी कि जाति को इंगित करता है। जैसे कि ह्यूमंस को, मानव का जो साइंटिफिक नेम यानी कि जो द्विपद नामकरण कैरोलस लिनियस साहब के द्वारा दिया गया, तो क्या कह दिया गया? ह्यूमंस को कह दिया गया होमो, यानी कि होमो इसका वंश हो गया, और सेपियंस इनका जाति। अभी हमारा जो मॉडर्न मानव जाति है वो सेपियंस जाति का है, और वंश होमो है। तो होमो सेपियंस हर जगह हर लोग जान जाएगा, होमो सेपियंस बोल रहा है मतलब कि मानव के बारे में बोल रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं क्या बोलते हैं कि इसको आम को हम लोग यहाँ आम बोल रहे हैं, अमेरिका में कुछ और बोलता होगा, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और बोलता होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया कि आम को आप मैंगो नहीं, जब साइंटिफिक नेम इसका बात करेंगे तो इसको कह दिया गया मेंगीफेरा इंडिका, मेंगीफेरा इंडिका। तो मेंगीफेरा इंडिका जो है, जहाँ पर मेंगीफेरा क्या हो गया? जीनस हो गया यानी कि वंश हो गया, और इंडिका हो गया आपका स्पीसीज यानी कि जाति। तो इस प्रकार से कुछ प्लांट्स या एनिमल्स के आपको साइंटिफिक नेम पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें तो कॉमन नेम हम लोग यहाँ जानते हैं भारत में टाइगर, या फिर किसी को भी टाइगर। अगर इसको ओवरऑल कैसे लोग इसमें कंफ्यूजन ना हो, तो इसके लिए कुछ साइंटिफिक नेम द्विपद नामकरण में दिया गया कि टाइगर को हम कहेंगे पेंथेरा, यानी कि पेंथेरा इसके जीनस को डिपेंड सिंबलाइज करेगा, जीनस यानी कि वंश को, और टिग्रिस यानी कि इसकी जाति को। तो पेंथेरा टिग्रिस क्या हो गया? टाइगर का। उसी प्रकार से कुछ कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के आपको नाम, साइंटिफिक नेम याद होने चाहिए। पहला नाम किसके लिए है? पहला नाम है जीनस यानी कि किसके लिए? वंश के लिए, और दूसरा है जाति के लिए। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस, डॉग का जो आपका क्या बोलते हैं कि साइंटिफिक नेम है वो आपका क्या है? तो देख लीजिए, केनिस फैमिलियरीज। कैट का फेलिस डोमेस्टिका। टाइगर का पेंथेरा टिग्रिस। गॉट का कोपरा हिरकस, ऐसा करके कुछ है। काव का बॉस टॉरस। ठीक है, तो इस प्रकार से है। फ्रॉग का राना ट्रिग्रीना। क्रॉ का इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मेज का जी मेज। राइस का ओराइजा सेटाइवा। वीट का ट्रिटिकम एस्टेवियम। सनफ्लावर का क्या बोलते हैं? हेलियंथिस और एनस, ऐसा करके कुछ है। आप गावा का आपका सीडियम ग्वाजा, ऐसा करके तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, कुछ साइंटिफिक नेम आपको पता होने चाहिए, ऐसे जरूरी नहीं है, जितना आपको यहाँ पर करवा दिया गया बस आप उतना ही याद रखिएगा। तो ये हम लोगों ने पूरा क्लासिफिकेशन जो है हम लोगों ने देख लिया है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन का इतिहास हमने देखा, कैरोलस लिनियस साहब के बारे में पढ़ा, हमने अर्न्स्ट हैकेल साहब के बारे में पढ़ा, हमने आर.एच. व्हिटेकर को देखा, तो सब कुछ हमने देखा। हमने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में देखा, तो हर कुछ हमने देख लिया है। कवक क्या होते हैं, फंजाई क्या है, आपका प्रोटिस्टा क्या है, मोनेरा किंगडम के अंतर्गत क्या आएगा, प्लांटे और एनिमल। तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपके लिए हम जो मेहनत कर रहे हैं इसमें हमें मेहनत करने को मोटिवेशन तभी मिलेगी जब आपका सपोर्ट और आपका रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, और आपका रिस्पॉन्स ही हमारे लिए एक आशीर्वाद है। ठीक है, तो ये आप लोग कीजिए, आपका काम आप कीजिए, हमारा काम हम करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को बड़ा कीजिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए हमेशा आपके लिए तत्पर रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले